जो हम लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे उससे पहले मैं डायग्राम आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, एक प्रोजेक्टाइल का मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से उसमें एक्सप्लोजन होता है देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल फॉलोइंग द यूजुअल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, यही पाथ है ना प्रोजेक्टाइल का। इट एक्सप्लोड्स इनटू फ्रेगमेंट मिडवे इन द एयर। द फोर्सेज लीडिंग टू द एक्सप्लोजन्स आर इंटरनल फोर्सेज, है ना। इंटरनल फोर्सेज के कारण एक्सप्लोजन हुआ। दे कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यही तो हमने बात किया था पहले कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे। द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नेमली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द सेम वे बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का ही अफेक्ट होता है किस पे, motion of the center of mass पे। The center of mass under the influence of the external forces continues therefore along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो दो पॉइंट थे ना कि अ रिजिड बॉडी विच मे बी रोटेटिंग एज वेल, ट्रांसलेशन मोशन के साथ अगर रोटेटिंग भी कर रही है बॉडी तो भी उसके जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का ही अफेक्ट होता है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद ऑल काइंड ऑफ इंटरनल मोशन, उनका भी सेम ही मोशन रहता है सेंटर ऑफ मास का, जैसा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ma=f एक्सटर्नल। यही मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओके, अब लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जैसे कि हमने एक पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम तो पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर्स में। अब देखते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये किस तरह से होता है लीनियर मोमेंटम। Let us recall that the linear momentum of a particle is defined as p is equal to mv. Let us also recall that Newton's second law written in symbolic form for a single particle is f is equal to dp upon dt. यही पढ़ते थे ना आप, rate of change of momentum is called force according to the Newton's second law। वो पार्टिकल के लिए था ना, एक सिंगल पार्टिकल के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, where f is the force on the particle. Let us consider a system of n particles with masses m1, m2, mn respectively, और उनकी velocities क्या क्या हैं, v1, v2, vn respectively. The particles may be interacting and have external forces acting on them. ओके, आपस में भी इंटरेक्शन चल रहा है उनका और उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, m1v1, ऑफ द सेकेंड पार्टिकल m2v2 एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। फॉर द system of n particles, the linear momentum of the system is defined to be the vector sum of all individual particles of the system. p is equal to p1 plus p2 plus so on। तो इसकी जगह हम वैल्यू रख दें p m1 v1 plus m2 v2 so on। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो p है उसकी क्या निकल के आएगी, p is equal to mv। अब इसमें m जो है वो कैपिटल है और v भी कैपिटल है, देखते हैं वो क्या डिनोट करता है। The total momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system and velocity of its center of mass। आ गया समझ में बच्चों, टोटल जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, वो मास के सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, उनके प्रोडक्ट के बराबर है क्या, मोमेंटम। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दो। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी इजकल टू क्या होता है, एम डी वी अपॉन डी टी। एम तो कांस्टेंट है, सिर्फ जो वेलोसिटी है इसमें वही चेंज होगी, तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या, डी वी अपॉन डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको जब आपने कंपेयर किया तो क्या आया, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्योंकि एम ए क्या होता है, एफ एक्सटर्नल के तो बराबर होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सपोज नाउ दैट द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो क्या होगा बच्चों, डी पी अपॉन डी टी विल बी जीरो, तो पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज भी जीरो हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। दस व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो मीन्स दैट
When the total external force of the system is zero, the velocity of the center of mass remains constant, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अब मूव हो रहा है. वी एज्यूम थ्रू आउट द डिस्कशन ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन दिस चैप्टर दैट द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, एम को तो कांस्टेंट माना है. नोट दैट ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरनल फोर्सेज, दैट इज द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन वन अनदर, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स मे हैव, इंटरनल फोर्सेस भी काम कर रहे हैं ना बच्चों पार्टिकल्स के बीच में, मे हैव कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्रीज, येट if the total external force acting on the system is zero, the center of mass moves with a constant velocity, that is moves uniformly in a straight line like a free particle. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उनके internal forces भी काम कर रहे हैं और उनकी complicated trajectory हो सकती है, लेकिन external force के कारण जब जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो जो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा लाइक अ फ्री पार्टिकल. ओके, द वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस. जो p है ना, दैट इज p1 इज इक्वल टू c1, px इज इक्वल टू c1, py इज इक्वल टू c2 एंड pz इज इक्वल टू c3. यहाँ पे px, py, pz क्या हैं? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर p. मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. और c क्या है? c1, c2, c3 आर द कांस्टेंट. ठीक है, तो ये देखो बच्चों किसका मोमेंट दिखाया है. ये एक रेडियम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट है. इसका जो है डीके हो रहा है किस किस में? रेडॉन में और हीलियम में. और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूविंग है. ओके, तो मूविंग हो रहा है और उसके अंदर देखो इसका डीके हो गया रेडॉन और हीलियम में. उसके बावजूद वो उसी पाथ पे मूव कर रहा है. कौन? सेंटर ऑफ मास. कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर. इसी तरह से दूसरे वाले में डायग्राम में देखो आप, इसमें जो सेंटर ऑफ मास है ना वो एट रेस्ट है. और इसमें जो रेडियम है जब रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास, तो जो रेडियम है उसका एक्सप्लोजन इस तरह से होता है कि हीलियम और रेडॉन जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है. इससे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास स्टिल इज़ एट रेस्ट. ओके, इसको मैं अभी अच्छे से समझाती हूँ आपको. इसको पढ़ लेते हैं पहले. अ हैवी न्यूक्लियस रेडियम स्प्लिट्स इनटू अ लाइटर न्यूक्लियस रेडॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. द CM ऑफ द सिस्टम इज़ इन अ यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है. द सेम स्प्लिटिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियस रेडियम विद द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट. देखा आपने, जब रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो वो रेस्ट पे ही रहेगा. और जब सेंटर ऑफ मास मूविंग है तो आफ्टर जो स्प्लिटिंग हुई उसके बाद भी वो सेंटर ऑफ मास जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है. समझाती हूँ और अच्छे से. एज एन एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल. लेट अस कंसिडर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल लाइक द न्यूक्लियस ऑफ रेडियम. अ रेडियम न्यूक्लियस disintegrates into a nucleus of radon and an alpha particle. The forces leading to the decay are internal to the system and the external forces on the system are negligible. इस समय सिर्फ इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं, इससे तो डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसका. अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, ये अपने आप होता है इसका डिसइंटीग्रेशन. एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, किसी ने तोड़ा थोड़ी उसको बाहर से. इंटरनल फोर्स के कारण वो टूट गया है दो पार्टिकल्स में. सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द डीके. इसीलिए जो लीनियर मोमेंटम है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ है डिसइंटीग्रेशन. एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है. द टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द डीके, द रेडॉन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन in such a way that center of mass moved along the same path along which the original decaying radium nucleus was moving. देखा था ना आपने सेंटर ऑफ मास का किस तरह से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता रहता है. क्यों नहीं बदली डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा ना, तो लीनियर ऑफ मोमेंटम तो सेम ही रहेगा. वो इस तरह से इस ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं रेडॉन और हीलियम, इस सेंटर ऑफ मोशन के जो सेंटर ऑफ मास के जो मोशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता. इफ़ वी ऑब्जर्व द डिके from the frame of reference in which the center of mass is at rest, दूसरा वाला डायग्राम, the motion of the particles involved in the decay looks particularly simple. The product particles move back to back with their center of mass remaining at rest.
ये देखो, ये बैक टू बैक मूवमेंट हुआ ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहे. इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज इन द अबाउ रेडियो एक्टिव डीके प्रॉब्लम, इट इज़ कन्वीनियंट टू वर्क इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रादर देन इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन एस्ट्रोनॉमी एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, दो स्टार्स का, बाइनरी स्टार्स बोलते हैं इनको, ये साथ साथ में रहते हैं. बाइनरी स्टार्स इज़ अ कॉमन अकरेंस इफ़ देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज. द सेंटर, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो किस तरह से इनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डबल स्टार कहाँ होगा बच्चों? अगर मान लीजिए सेंटर, जो दोनों स्टार्स हैं वो सेम मास के हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा इन दोनों स्टार्स के बीच में? ये देखो डायग्राम में दिखाया है, ये सेंटर ऑफ मास, दो स्टार हैं S1 और S2, और सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसके बिल्कुल सेंटर में. यहाँ पे इनका मूवमेंट है जिसमें कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन में है, इसमें सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे है. तब देखो उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, मोशन किस तरह से S1 और S2 का, ताकि जो लीनियर मूवमेंट, जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहे. और इसमें देखो किस तरह से ये सेंटर ऑफ मास जो है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो. ओके, the trajectories of the two stars of equal mass are shown in the figure. They look complicated. If we go to the center of mass frame, then we find that there are two stars are moving in a circle about the center of mass which is at rest. Note that the position of the stars have to be diametrically opposite to each other. बच्चों ये opposite क्यों हैं? ये दोनों stars की जो motion है, ये पोजीशन है, देखो ये ऑपोजिट इसलिए क्योंकि ये इनका जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल सेंटर में है, और दोनों का मोशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ताकि वो देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे ही रहे. रेस्ट पे है ना सेकंड वाले डायग्राम बी में, और ए में तो इनका मोशन कुछ अलग तरह का है, इसके आसपास ही चक्कर काटेंगे सेंटर ऑफ मास के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेंगे, है ना, जब ये इनको सेंटर ऑफ मास को मोशन में रखना है, सेम मोशन में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस केस में. ओके, thus in our frame of reference the trajectories of the stars are in the combination of uniform motion in a straight line of center of mass, और second में circular orbits of the stars about the center of mass, as can be seen from the two examples. Separating the motion of different parts of a system into motion of the center of mass and motion about the center of mass is a very useful technique that helps in understanding the motion of the system. क्या क्या है? एक तो जो मोशन सेंटर ऑफ मास का खुद का मोशन हो रहा है सिस्टम के, और दूसरा है एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन हो रहा है. स्टार में देखा ना आपने किस तरह से सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन है, जब सेंटर ऑफ मास भी मोशन में है. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा और समझ में आया होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑल्सो.